मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक करण नाम का आदमी रहता था। करण बहुत गरीब था। एक टूटे फूटे घर के सिवा उसके पास और कुछ भी नहीं था। ना तो उसका घर था और ना ही कोई परिवार। एक दिन वह भूखा प्यासा जा रहा था। कैसी जिंदगी जी रहा हूं मैं। भगवान, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरा कोई परिवार है। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। वैसे भी किसी को मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। करण अपनी जिंदगी से तंग आकर एक खाई पर अपनी जान देने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक चिड़िया अपने एक अंडे के पास बैठी हुई है। तभी वहां एक बड़ा बिल्ला आता है। बिल्ला अंडे के पास आने लगता है। उसे पास आता हुआ देख चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाने लगती है। बिल्ला उस अंडे को अपने मुंह में पकड़ लेता है। बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। चिड़िया की आवाज सुनकर करण वहां जाता है। चिड़िया के अंडे को बिल्ले के मुंह में देखकर करण वहीं पड़ा हुआ एक डंडा उठाता है और बिल्ले को पीटने लगता है। छोड़ छोड़, उस अंडे को एक मां के सामने उस बच्चे को खाने वाला है, तू छोड़ दे। उसे करण जोर जोर से बिल्ले को पीट रहा था। बिल्ला अंडे को छोड़कर भाग जाता है। फिर तुमने आज मेरे इस अंडे की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया, यह तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम एक चिड़िया होकर हम इंसानों की भाषा में कैसे बात कर रही हो, वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। लेकिन यह बताओ कि तुम इतने मायूस होकर कहां जा रहे थे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूं। क्या जान देने जा रहे थे? जान देना यह किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन मैं जीकर भी क्या करूं। मेरे जीने का कोई आधार नहीं है और ना ही कोई फायदा। नहीं, यह कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी इस समस्या से बाहर निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह लो, यह मेरा अंडा। कुछ दिनों के बाद इससे एक चिड़िया बाहर आएगी जो तुम्हें रोज अंडे देगी। तुम उन अंडों को बेचकर अपना गुजारा कर सकते हो। तुम्हें पैसे मिल जाए और तुम अपना जीवन सुधार सकोगे। क्या चिड़िया रोज अंडे देगी? हाँ, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। अभी तो तुम सिर्फ यह अंडा लेकर अपने घर जाओ और अपनी जान देने का विचार हमेशा के लिए त्याग दो। करण चिड़िया का दिया हुआ अंडा लेकर घर आता है। कुछ दिनों के बाद उस अंडे से एक बड़ी चिड़िया बाहर आती है जो आते ही कुछ अंडे डालती है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। इस अंडे में से तो इतनी चिड़िया बाहर आई है और उसने आते ही इतने अंडे डाल दिए। मुझे तो लगता है कि यह चिड़िया कुछ चमत्कारी है। चलो अब इन अंडों को बेच कर आता हूं। करण अंडे बेचने चला जाता। दिन बीतते जाते हैं। करण अब रोज अंडे बेचने जाता था और उसे अच्छे पैसे भी मिलते थे। एक दिन, अरे करण, तुमने कितनी चिड़िया पाली है, रोज अंडे बेचने जाते हो। चाचा जी, मैंने तो एक ही चिड़िया पाली है। मेरे पास ज्यादा चिड़िया रखने की जगह कहां है। क्या सिर्फ एक चिड़िया? एक चिड़िया इतने अंडे देती है रोज? कमाल है। हाँ, मेरी चिड़िया कमाल की तो है। कुछ दिनों के बाद उस गांव के मालिक की पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। उनकी कमजोरी किसी भी दवाई से कम नहीं हो रही थी। तब मालिक, महारानी इतने दिनों से बीमार हैं, उनकी कमजोरी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महारानी का स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। मैं तो उसी के बाद में विचार कर रहा हूं महाराज जी, परंतु समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या उपाय करें कि महारानी की कमजोरी कम हो जाए। डॉक्टर की सभी दवाई देकर देख ली। कई प्रकार के सूखे मेवे और फलों का रस भी महारानी को पिलाया। उत्तम प्रकार का भोजन दिया। गाय का शुद्ध दूध और घी भी खिलाया, परंतु महारानी के शरीर में शक्ति आ ही नहीं रही। 2 कदम चलते ही महारानी गिर जाती हैं। उन्हें ऐसे सदा सोए हुए देखना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे उनके स्वास्थ्य की बहुत चिंता हो रही है। मालिक, मैंने कहीं सुना था कि यदि किसी बीमार या कमजोर व्यक्ति को देसी चिड़िया के अंडे खिलाए जाएं तो उसमें तुरंत शक्ति आ जाती है। यदि हमने महारानी को देसी अंडे खिलाए तो कदाचित उनमें भी शक्ति आ जाएगी और उनकी कमजोरी कम हो जाएगी। क्या देसी अंडे? हाँ मालिक, हमने आज तक इतने उपाय किए हैं। एक उपाय और कर देखते हैं, परंतु हमारे गांव में देसी अंडे कहां मिलेंगे? वह तो मैं ढूंढता हूं। मालिक, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। ढूंढिए मंत्री जी। यदि ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके पास देसी अंडे मिल सकते हैं तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। मंत्री अपने सेवकों से कहकर गांव में देसी अंडे कहां मिलते हैं ये ढूंढने को कहता है। सेवक पूरे गांव में जाकर ढूंढने लगते हैं। मालिक के सेवक को देखकर एक लालची व्यक्ति, अमित लाल, क्या हुआ? सेवक, आप किसे ढूंढ रहे हैं? महारानी बहुत बीमार है और कमजोर हैं, इसीलिए मालिक ने आदेश दिया है कि यदि किसी के पास
देसी चिड़िया के अंडे मिले तो वह जाकर मालिक से भेंट करे। मालिक उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम देने वाले हैं। क्या मुंह मांगा इनाम? अरे वाह! सेवक आगे चला जाता है। तभी अमित लाल को चाचा जी मिलता है। अरे चाचा जी, तुमने सुना अभी सेवक ने क्या कहा? हाँ हाँ पता है, मुझे महारानी का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मालिक को देसी अंडे बेचने वाले की तलाश है। क्या तुम जानते हो ऐसे किसी व्यक्ति को? हाँ हाँ, हमारे गांव में एक ही तो है, करण, जिसके पास एक चिड़िया है जो रोज उसे अंडा देती है। क्या एक चिड़िया, और वह भी रोज अंडे देती है? कुछ अजीब बात नहीं है? यहाँ अजीब तो है, परंतु वह तो यही कहता है कि उसके पास एक ही चिड़िया है। अमित लाल के लालची मन में एक बात आती है। वह करण के पास आता है और सुनो करण, मैं अमित लाल हूं, इसी गांव में रहता हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक चिड़िया है। मैं उस चिड़िया को खरीदना चाहता हूं, परंतु मैं उस चिड़िया को बेचना नहीं चाहता। अरे जानता हूं, लेकिन यदि तुम वह चिड़िया बेच दोगे तो तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। मैं समझ सकता हूं, उस चिड़िया से मिलने वाले अंडे से ही तुम अपना गुजारा करते हो, इसीलिए मैं तो तुम्हें उसके उचित दाम भी दूंगा। चाहे तो थोड़े ज्यादा पैसे ले लेना, लेकिन यह चिड़िया मुझे दे दो। बात दाम की नहीं है महोदय, परंतु मुझे चिड़िया को बेचना ही नहीं है। आप कितना भी दाम दे दीजिए, परंतु मैं चिड़िया को बेच नहीं सकता। बड़े हठी हो तुम। मैं इतने ज्यादा दाम देकर तुम्हारी चिड़िया खरीदना चाहता हूं, परंतु तुम्हें उसे बेचना नहीं है। सोने की चिड़िया है क्या तुम्हारी? हां, अरे रखो अपनी चिड़िया अपने पास ही। अमित लाल गुस्से से करण के घर से चला जाता है। अगले दिन अमित लाल मालिक के पास आता है। मालिक मालिक, मुझ पर दया कीजिए। कौन हो तुम और क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मालिक, मैं आपके गांव का सामान्य नागरिक हूं, अंडे बेचने का काम करता हूं। मैंने कल आपके एक सेवक से सुना महारानी के उपचार के लिए आपको देसी अंडे की आवश्यकता है। मैं अपनी देसी चिड़िया आपके पास लेकर ही आ रहा था कि तभी करण नाम के एक व्यक्ति ने मेरी चिड़िया चुरा ली और उसे अपने घर में छुपा कर रखा है। उसने कहा, इतना बड़ा अपराध, महारानी के उपचार हेतु लाई जाने वाली चिड़िया की चोरी की। उस दुष्ट ने, यह तो राजद्रोह है। सिपाहियों, अभी जाकर बंदी बना लो उस दुष्ट करण को और मेरे सामने लेकर आओ। सिपाही जाकर करण को पकड़ कर ले आते हैं। अमित लाल मन ही मन हंस रहा होता है। क्या हुआ मालिक, मुझे ऐसे पकड़कर यहां क्यों लाए हैं? इतना बड़ा राजद्रोह किया है तुमने और पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया है? इतना बड़ा अपराध करते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी भय नहीं लगा? अपराध, राजद्रोह, यह आप क्या कह रहे हैं? मालिक, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इतने भोले मत बनो। करण, यह अमित लाल जब अपनी चिड़िया राजमहल ला रहा था, तब अब तुमने उसकी चिड़िया चुराई, यह जानते हुए भी कि महारानी को देसी अंडे खाने की आवश्यकता है। यदि उन्हें अंडे नहीं खिलाए गए तो उनका स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। नहीं मालिक, वो चिड़िया मेरी है और सच में मुझे महारानी के स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं खुद यहां रोज आकर अंडे दे जाता। मेरी चिड़िया तो बहुत सारे अंडे देती है। यह अमित लाल झूठ बोल रहा है। मालिक, इसके पास कोई चिड़िया नहीं है, उल्टा यह मेरी चिड़िया मुझसे खरीदने के लिए मेरे घर आया था। नहीं मालिक, यह झूठ बोल रहा है, यही आया था मेरे पास आपकी घोषणा सुनकर। जब सेवक ने बताया कि जो भी व्यक्ति महारानी के लिए देसी अंडे ले जाएगा उसे मालिक मुंह मांगा इनाम देंगे, यह सुनकर इसके मन में लालच आ गया होगा, इसीलिए मेरी चिड़िया पानी के दाम में मांग रहा था। मुझसे नहीं मालिक, यह झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि यह अमित लाल आया था, मेरे घर और 2 गुनी कीमत देकर मेरी चिड़िया खरीदना चाहता था। अच्छा, तो यह बताओ कि तुम्हारे घर जो चिड़िया है वह तुम्हारे पास कैसे आई? मालिक, उस चिड़िया की मां ने ही मुझे एक अंडा दिया था जिससे वह चिड़िया बाहर आई थी। चिड़िया की मां ने, अर्थात एक चिड़िया ने तुम्हें अपना अंडा दिया था? हाँ मालिक, उस चिड़िया ने कहा था कि इस अंडे से जो चिड़िया बाहर आएगी वह रोज अंडे देगी। चिड़िया ने कहा, वो चिड़िया हम मनुष्यों की भाषा में बात कर रही थी। हाँ मालिक, वह चिड़िया हमारी भाषा में बोल रही थी। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम असत्य बोल रहे हो। एक चिड़िया हमारी भाषा में कैसे बात कर सकती है? सिपाहियों, इस दुष्ट राजद्रोही को दंड दे दो। सिपाही करण को ले जाने लगते हैं। तभी वहां वही चिड़िया प्रकट हो जाती है जिसने करण को अपना अंडा दिया था। रुकिए मालिक, करण सच बोल रहा है। चिड़िया को इंसानी भाषा में बात करता हुआ देख सभी चौंक जाते हैं। देखा मालिक, मैं सच बोल रहा था ना, यह चिड़िया हमारी भाषा में बात करती है। हाँ मालिक, करण सच बोल रहा है।
मैंने ही उसे मेरा अंडा दिया था। उस दिन करण ने मेरे अंडे को एक बिल्ले से बचाया था, मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने खुश होकर उसे मेरा अंडा दिया था। वो सब तो ठीक है, परंतु तुम हमारी भाषा में बात कैसे कर सकती हो? इसका रहस्य क्या है? मालिक के ऐसे पूछते ही रोशनी छा जाती है और चिड़िया की जगह एक सुंदर परी प्रकट होती है। मालिक, मैं असल में एक परी हूं, परी लोग। एक बार एक दासी परी मेरी सहायता मांग रही थी, लेकिन मैंने अपने घमंड में आकर उसे सहायता करने से ना कहा था। जब यह बात हमारी परी रानी को पता चली, तब उन्होंने मुझे उस परी की सहायता ना करने के लिए दंड दिया। दंड स्वरूप मैं एक चिड़िया बन गई और यहां पृथ्वी लोक पर आ गई। परी रानी ने कहा कि जब कोई निर्मल मन का व्यक्ति मेरे संकट में मेरी मदद करेगा, तभी मुझे मदद की कीमत पता चलेगी। केवल इतना ही नहीं, मुझे भी उस व्यक्ति की मुसीबत में उसकी मदद करनी पड़ेगी, तभी मैं उस दंड से मुक्त हो जाऊंगी और फिर से परीलोक चली जाऊंगी। सिपाहियों, करण को छोड़ दो। परी की बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि यह सच बोल रहा है। मालिक, जब करण मुझे पहली बार मिला था, तब वह बहुत विचलित था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो बहुत निर्धन था, इसलिए वह अपना जीवन समाप्त करने जा रहा था। इसलिए मैंने उसे मेरा चमत्कारी अंडा दिया था, जिससे उसकी परेशानी खत्म हो जाए। अब मेरा अपने परलोक जाने का समय आ गया है। परी जी, अब आप चली जाएंगी तो क्या, जो चिड़िया मेरे घर है वह भी चली जाएगी? नहीं नहीं परी, उस चिड़िया की हमें बहुत आवश्यकता है। महारानी के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उन्हें देसी अंडे खिलाने की सलाह मिली है। अगर तुम उस चिड़िया को अपने साथ ले जाओगी तो मेरी महारानी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। नहीं, वह चिड़िया यही करण के पास रहेगी और उसके चमत्कारी अंडे खाकर महारानी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। परी राजमहल से गायब होकर अपने परलोक चली जाती है। करण, मुझे क्षमा कर देना, मैंने बिना पूरी बात जाने तुम्हें अपराधी समझ लिया। तुम अभी जाकर अपनी चिड़िया के अंडे लेकर आओ। जब तक महारानी की कमजोरी कम नहीं होती, तब तक रोज तुम्हें यहां अंडे लेकर आना है। अवश्य मालिक, मैं अभी अंडे लेकर आता हूं। अमितलाल, तुमने हम सबसे झूठ बोला है। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी बताकर हमारे सामने पेश किया है। तुम अपने लालच में आकर किसी और के साथ इतना बुरा कर रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए। मालिक, मैं सच में बहुत लालची बन गया था। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। यदि फिर से किसी के साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया तो मैं तुम्हें दंड देने से नहीं चूकूंगा। करण अपने चिड़िया के अंडे लेकर आता है और महारानी को खिला देता है। अगले कुछ दिन करण की चिड़िया के अंडे खाकर महारानी का स्वास्थ्य सुधर जाता है और वह चलने फिरने लग जाती है। मालिक करण को बहुत सारा धन देते हैं। करण के दोस्त चाचा जी की पहचान से करण की शादी हो जाती है। करण ने परी की दी हुई मदद से उसका जीवन संवर जाता है। सूरतनगर के मालिक सत्यवीर शिकार करने के लिए अपने एक मंत्री के साथ वन में गए हुए थे। मंत्री, हमें यहां आकर बहुत देर हो गई है, परंतु अभी तक कोई भी प्राणी हमारी दृष्टि में नहीं आया है। मेरे विचार से हमें यहां से चलना चाहिए। कदाचित आज कोई शिकार नहीं मिलेगा। कुछ देर और रुक जाते। मालिक, कदाचित कोई प्राणी आ जाए। ठीक है। दोनों वहीं रुक जाते हैं। कुछ देर के बाद उन्हें एक भालू की आवाज सुनाई देती है। मंत्री, लगता है कि कोई जंगली भालू हमारे आसपास ही है। मुझे अभी उसका शिकार करना होगा। मालिक सत्यवीर अपना धनुष लेकर भालू के शिकार सज्ज हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे भालू दिखाई देता है। मालिक सत्यवीर अपने धनुष से निशाना साधते हैं और भालू पर तीर चला देते हैं। भालू भाग जाता है। मंत्री, वो भालू भाग रहा है। कदाचित वह बाढ़ से आहत हुआ होगा। मैं उसके पीछे जाकर उसे पकड़ता हूं। आप राजमहल लौट जाइए। मैं भालू का शिकार करके लौटता हूं। मंत्री राजमहल के लिए प्रस्थान करता है और सत्यवीर भालू का पीछा करने लगते हैं। सत्यवीर भालू की आवाज का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद वह सामने जो देखते हैं, उसे देखकर उनकी आंखें खुले की खुली रह जाती हैं। यह क्या, इतने निर्जन और घने वन में इस गुफा के अंदर इतना सारा खजाना, हीरे मोती और मूल्यवान रत्न, इतना बड़ा खजाना किसका होगा और इसे किसने छुपा रखा होगा? सत्यवीर अपने आप से बात कर रहे थे। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, यह खजाना मेरा है। सत्यवीर, तुम तो वही भालू हो जिस पर मैंने बाण चलाया था, परंतु तुम एक भालू होकर मनुष्य की भाषा में कैसे बोल सकते हो? और क्या कहा तुमने, यह खजाना तुम्हारा है? यह कैसे हो सकता है?
वह सब बताने का मेरे पास समय नहीं है। मालिक, मैं केवल अपने इस खजाने को अपने गांव वापस ले जाना चाहता हूं। आप कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। यह सब आपकी दृष्टि में आए, इसीलिए मैं आपको यहां तक लेकर आया था। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तुम एक मायावी प्रतीत हो रहे हो। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं मायावी नहीं हूं। मुझे आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। मैं किसी मायावी की सहायता नहीं करता। मालिक सत्यवीर भालू की कोई बात सुने बिना चले जाते हैं। वह गुफा के बाहर आकर वन में जा रहे थे, तभी उन्हें एक साधुवर मिलते हैं। प्रणाम साधुवर, कल्याण हो पुत्र। क्या हुआ, आप इस वन में क्या कर रहे हैं? साधुवर, मैं तो शिकार करने आया था, परंतु यहां आकर मैंने एक चमत्कारी बात देखी। एक बोलने वाला भालू देखा जो हम जैसे मनुष्यों की भाषा बोल रहा था। फिर क्या हुआ? मैंने उस भालू पर अपना निशाना साधा था शिकार करने के लिए, परंतु वह एक गुफा में भाग गया। जब मैं उसका पीछा करते हुए गुफा में पहुंचा, तब मैंने देखा कि वहां बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ था। उस भालू ने कहा कि वह खजाना उसका है और वह अपने गांव को फिर से प्राप्त करना चाहता है। वह मुझसे सहायता मांग रहा था, परंतु मैंने उसे एक मायावी समझकर सहायता करने से न कह दिया। साधुवर कौन हो सकता है? वह रहस्यमय भालू जो हमारी भाषा बोल रहा था। मालिक सत्यवीर, वह भालू सत्य कह रहा था। वह एक राजा ही है और वह खजाना भी उसका ही है। यह आप क्या कह रहे हैं? साधुवर, एक भालू और राजा। हाँ, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। बहुत समय पूर्व की बात है। मालिक गोपाल अपने गांव का प्रपंच अच्छे से चला रहे थे। प्रजा भी बहुत संतुष्ट और सुखी थी। उनके गांव में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार मालिक गोपाल का बचपन का दोस्त जादूगर मानव उनसे भेंट करने आए थे। आओ आओ मित्र, कितने वर्षों के बाद मिल रहा हूं तुमसे। हाँ मित्र, तुम तो अब मालिक बन गए हो। तुम्हारे पास हम जैसे साधारण व्यक्तियों से मिलने का समय कहां है? तुम और साधारण मित्र, मैं मालिक अवश्य बन गया हूं, परंतु मेरी दृष्टि सभी गतिविधियों पर रहती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कितने बड़े जादूगर बन गए हो? पूरी धरती पर तुम जैसा कोई जादूगर नहीं है। अरे, तुम्हारी इस कला के चर्चे तो दूर दूर तक होते हैं। कई गांवों के मालिक मनोरंजन के कार्यक्रम करने के लिए तुम्हें बुलाते हैं। हाँ, यह तो है। मैं अपनी कला का प्रचार प्रसार करते हुए बहुत प्रवास करता हूं, इसी कारण से किसी से भेंट नहीं कर पाता। मित्र, अब तुम यहां आए हो तो मेरी प्रजा के मनोरंजन के लिए भी कोई कार्यक्रम करो। मेरी प्रजा के सामने भी अपनी कला का प्रदर्शन करो। अवश्य मैं दूसरे राजाओं के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करता हूं, तो अपने मित्र के लिए तो कर ही सकता हूं। अगले दिन जादूगर मानव मालिक गोपाल की प्रजा के सामने अपने कला का प्रदर्शन करता है। बड़े प्रांगण में मानव पूरी प्रजा के सामने अपना जादू दिखाता है। मानव का जादू देखकर सभी प्रजाजन अति प्रसन्न हो जाते हैं। मालिक गोपाल भी प्रजा को प्रसन्न देखकर प्रसन्न हो गए थे। मित्र, तुमने तो आज बहुत अद्भुत कार्य किया है। मैंने मेरी प्रजा को इतना प्रसन्न पहले कभी नहीं देखा। मेरा गांव बहुत बड़ा है, इतने सारे प्रवासी हैं, सभी संतुष्ट हैं, परंतु आज इनके आनंद की कोई सीमा नहीं है। इतने वर्षों में पहली बार इन सब ने ऐसा कुछ अद्भुत देखा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मित्र, मांगो, क्या उपहार चाहिए? अरे, तुम तो मेरे मित्र हो, तुम्हें मुझे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो अपना यह गांव दे दो। मुझे तुम्हारे गांव से बहुत प्रेम हो गया। इतने बड़े हो गए हो, फिर भी अभी तक तुम्हारा चेष्टा करने का स्वभाव नहीं बदला है। मेरा उपहास कर रहे हो ना? तो क्या सत्य में मैं तुम्हारा गांव मांग रहा हूं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ कैसे नहीं चाहिए? कुछ ना कुछ तो तुम्हें लेना ही होगा। ऐसा कहकर गोपाल अपने गले की मूल्यवान रत्नों की माला निकालकर जादूगर मानव के गले में पहना देता है। अगले दिन मित्र, तुमने मेरी कला तो देख ली, अब मुझे भी तुम्हारी कोई कला दिखाओ। मैं अपनी कौन सी कला दिखाऊं तुम्हें? अभी युद्ध का कोई अवसर नहीं है, अन्यथा मैं तुम्हें अपना युद्ध कौशल दिखाता, कोई बात नहीं। मित्र, युद्ध कौशल नहीं तो तुम मुझे अपनी शिकार की कला तो दिखाओ। अरे, मैंने सुना है कि मालिकों को मन ज्ञान करना उनके गांव पाठ का एक भाग होता है। तुम भी तो शिकार करते ही होगे। चलो हम शिकार करने के लिए चलते हैं। दोनों मित्र शिकार करने के लिए वन में चले जाते हैं।
वन में गोपाल एक भालू की शिकार करते हैं। फिर मित्र गोपाल, तुम तो सच में बहुत अच्छे शिकारी हो, इतना अचूक निशाना साधा है तुमने। अब मैं तुम्हें अपना एक और जादू दिखाता हूं। ऐसा कहकर मानव अपना जादू से अचानक गोपाल को एक भालू में बदल देता है। अरे, ये क्या, तुमने मुझे भालू क्यों बना दिया? तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारी शिकार की कला देखने के लिए तुम्हें यहां लेकर आया हूं? अरे, मैं तो तुम्हें बहाने से यहां लेकर आया था। मैंने उस दिन तुम्हें ऐसे ही नहीं कहा था कि तुम मुझे अपना गांव दे दो। मैं सच में तुम्हारे गांव का स्वामी बनना चाहता हूं। इसीलिए मैंने यह तय कर लिया था कि आज तुम जिस प्राणी का शिकार करोगे, मैं तुम्हें उसी प्राणी में बदल दूंगा। अब तुम यहीं पर रहोगे और मैं तुम्हारे गांव का स्वामी बनूंगा। मानव गोपाल को भालू बनाकर कपट्टी हंसी के साथ उसके गांव चला गया। मानव उसके गांव में जाकर यह अफवाह फैला दी कि गोपाल गांव का खजाना लेकर भाग गया है। मानव ने अपनी जादू पूरी प्रजा पर चला दी। प्रजा ने उसे मालिक स्वीकार कर लिया और गोपाल को भगा दिया। मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। मालिक गोपाल को सत्य में मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। मालिक, मानव ने गोपाल के गांव के आसपास एक सुरक्षा कवच बना लिया है, जिससे कोई भी उस गांव में प्रवेश ना करे। तो मैं उस सुरक्षा कवच को कैसे भेज सकता हूं? साधुवर, आप ही मेरी कोई सहायता कीजिए। साधुवर अपनी शक्ति से एक त्रिशूल प्रकट करता है। ये लो मालिक, इस त्रिशूल से आप सुरक्षा कवच को भेज सकते हैं। परंतु एक बात याद रहे, जादूगर ने अपना जादू उस रत्न की माला में केंद्रित करके रखा है, जो माला उसे गोपाल ने पहनाई थी, और उस माला को उसने एक तोते के गले में पहना कर रखा है। तुम्हें राजमहल में जाकर उस तोते को खोजकर बिना उसे आहत किए उस माला को प्राप्त करना होगा और उसे तोड़ देना होगा। उस माला को तोड़ते ही जादूगर का सारा जादू समाप्त हो जाएगा। सत्यवीर साधुवर से त्रिशूल लेकर गोपाल के गांव पहुंच जाते हैं। त्रिशूल से वह सुरक्षा कवच को भेद कर राजमहल में प्रवेश करते हैं। फिर मालिक, सत्यवीर लगता है मेरे मित्र ने तुम्हें अपनी सहायता के लिए भेजा है, परंतु तुम्हें इतना सरल लगता है मुझे परास्त करना। तुम यहां तक तो आ गए हो, परंतु यहां से जीवित नहीं जाओगे। अवश्य जाऊंगा, और वो भी तुम्हारे जादू को खत्म करके। मालिक सत्यवीर इधर उधर देखने लगते हैं। एक दिशा से उन्हें तोते की आवाज आने लगती है। वो उस दिशा की ओर भागते हैं। मानव भी उनके पीछे आता है। सत्यवीर एक कमरे में पहुंचते हैं। वहां वह देखते हैं कि उस कमरे में बहुत सारे पिंजरे हैं और हर एक पिंजरे में एक एक तोता रखा हुआ था। उन सभी के गले में एक जैसी मालाएं भी थी। तुमने तो मेरे बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। तुम्हें तो यह भी पता चल गया कि मेरी सारी विद्या एक तोते के गले की माला में है, लेकिन यह कैसे पता कर पाओगे कि इन सब तोतों में से वो तोता कौन सा है? मालिक, सत्यवीर देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह तोता कौन सा हो सकता है। सभी तोते बिल्कुल एक जैसे होते हैं और उनके गले की मालाएं भी एक जैसी ही होती हैं। बहुत देर तक सत्यवीर सभी तोते देखते रहते हैं। फिर अपना धनुष निकालकर वह तीर चलाते हैं। एक पिंजरे के अंदर उनका तीर चला जाता है और धीरे से उस तोते के गले की माला हल्के से निकलकर सत्यवीर के तीर पर अटक जाती है। सत्यवीर उस माला को तोड़ देता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुमने उस तोते को कैसे पहचान लिया? मैंने उन सभी तोतों को ध्यान से देखा। सभी तोते इधर उधर देख रहे थे, लेकिन केवल एक ही तोता था जो तुम्हारी तरफ देख रहा था। उसकी दृष्टि को देखकर मैंने समझ लिया कि वो अपने स्वामी को देख रहा है। इसीलिए मैंने उस पर ही तीर चलाया और मेरा अनुमान सही निकला। माला के टूटते ही जादूगर की सारी विद्या खत्म हो जाती है। सत्यवीर मानव को पकड़कर गोपाल के पास लेकर आता है। मानव का जादू खत्म होने की वजह से भालू से फिर मनुष्य में बदल जाता है। धन्यवाद मालिक। सत्यवीर, आपने आखिरकार मेरी सहायता कर ही दी। आपकी ही वजह से आज मैं पुनः अपने वास्तव रूप में आ पाया हूं। नहीं मालिक, गोपाल, मुझे आपसे क्षमा मांगनी है। मुझे पहले ही आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने आपको मायावी समझ लिया था। वह तो साधुवर की कृपा थी, जिन्होंने मुझे आपकी पूरी कथा सुनाई और इस दुष्ट के बिछाए हुए सुरक्षा कवच को भेदने का मार्ग दिखाया। मालिक गोपाल, यह लीजिए, अपराधी, इसे अब आप ही दंड दीजिए। अवश्य मालिक, यह तो मेरे मित्र के रूप में एक भयानक शत्रु है। इसे मैं अपने गांव में ले जाकर पूरी प्रजा के सामने दंडित करूंगा।
परंतु मालिक, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उस गुफा में इतना सारा खजाना कहां से आया और आप उसे अपना क्यों बता रहे थे। मानव के मेरे गांव में आने से पहले मेरे गुप्तचर ने यह जानकारी दी थी कि कोई मेरे गांव पर आक्रमण करके लूटने वाला है। इसीलिए मैंने वह खजाना उस गुफा में छुपा दिया था। सत्यवीर और गोपाल दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। गोपाल अपनी पूरी प्रजा के सामने दुष्ट जादूगर मानव को एक पेड़ से बांधकर कोड़े मारने का दंड देता है और बाद में उसे कारागार में बंदी बना देता है। गोपाल अपने गांव का भार एक बार फिर से अपने सर पर ले लेता है। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।